असलकम एंड वेलकम टू जियोलॉजी। आज पीएमडीसी यूनिट नंबर 3 का चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ना है। मैंने ये लिपिड्स पहले ही लिख के रख लिया है ताकि इसकी क्विक रिवीजन हो सके। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने लिपिड्स को एक दफ़ा पढ़ लिया हुआ है। आफ्टर दिस लेक्चर आप लिपिड्स को बड़े अच्छे तरीके से रिव्यू कर लेंगे। जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं सबकी स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दी हुई हैं। तो दिस लेक्चर कंप्राइजेज ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स दैट वर आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्ज़ाम्स। तो स्टार्ट करता हूँ लिपिड्स के बारे में। बच्चे जी, ये जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स ये बेसिकली एक टर्म है। याद रखिएगा कि जो लिपिड्स होते हैं ना, दीज आर एक्चुअली टर्म। ये लिपिड की एक टर्म है जो कि कॉइन की गई है डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली लिपिड्स क्या है, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। डिफरेंट कंपाउंड्स की ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, लिपिड्स बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स थे तो हमने इनको एक ही ग्रुप के अंदर क्यों रखा। तो इसका जवाब यहाँ पर आता है कि दैट इज़ कि यहाँ पर जितने भी जो ग्रुप है ना, ये सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं ना, दे आर ऑल हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है कि ये सारे के सारे वाटर इनसॉल्युबल हैं। ठीक हो गया। तो ऐसे सारे के सारे कंपाउंड जो कि पानी के अंदर इनसॉल्युबल थे, उन सारे के सारे कंपाउंड्स को हमने लिपिड्स के अंदर रख दिया है। यहाँ पर एक एमसीक्यू भी बनता है कि आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो याद रखिएगा, लिपिड एक ऐसा ग्रुप है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर क्लासीफाई किया गया है रादर दैन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ और द केमिकल ग्रुप। चूँकि इसमें डिफरेंट तरह के कंपाउंड शामिल हैं, दैट्स वाई हम इसे एक और नाम देते हैं, वी नेम देम द हेटेरोजेनियस ग्रुप। ठीक हो गया। अब ये जो लिपिड्स होते हैं ना, इनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि दीज आर द हाई एनर्जी कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं। और इसकी वजह ये है कि इनके अंदर CH बॉन्ड की जो रेशियो होती है दैट इज़ ग्रेटर दैन द CO बॉन्ड। यानी इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो रेशियो होगी वो ज़्यादा होगी कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक हमारे पास एक लिपिड है दैट इज़ द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, ट्राइस्टीयरिन। ट्राइस्टीयरिन हमारे पास ना एक लिपिड होता है, ये हमारे एडिपोज टिश्यूज़ का एक कंपोनेंट होता है ट्राइस्टीयरिन। ट्राइस्टीयरिन का अगर आप फार्मूला देखें तो आता है C57H110 ऑक्सीजन 6। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत कार्बन एंड ऑक्सीजन के रेशियो के। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, जस्ट 6। कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो बहुत कम है जबकि कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो बहुत ज़्यादा है। नाउ अब अगला MCQ आता है कि लिपिड्स की क्लासिफिकेशन। तो बच्चे जी, जो लिपिड्स जो होते हैं ना, इनको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। और वो 3 क्लासेस कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन आती है, दीज आर द सिंपल लिपिड्स। यहाँ पर जो मैंने बात लिखी है दैट इज़ एक्चुअली द सिंपल लिपिड्स, वी नेम देम द सिंपल लिपिड्स। अब ये सिंपल लिपिड्स में सिर्फ 2 ही कैटेगरीज आती हैं और वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं, असाइल ग्लिसरॉल एंड वैक्सेस। असाइल ग्लिसरॉल हमने आगे जाकर पढ़ना है। ये बेसिकली किसके लिए किरदार अदा करते हैं, ये इंसोलेशन में किरदार अदा करते हैं और एनर्जी सोर्स के तौर पर किरदार अदा करते हैं। रिमेंबर दैट मैंने जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना, वो मैंने ग्रीन मार्कर से लिखी हुई हैं ये, और जो मैंने फंक्शंस हैं ना, वो मैंने लाइट ग्रीन से लिखे हुए हैं। तो असाइल ग्लिसरॉल बेसिकली एग्जाम्पल है और इसका फंक्शन क्या है, इंसोलेशन एंड एनर्जी सोर्स। दूसरे नंबर पे सिंपल लिपिड्स में हम रखते हैं किसको, वैक्सेस को। वैक्सेस का फंक्शन क्या है कि दे एक्ट एज अ वाटर प्रूफिंग के तौर पर किरदार अदा करते हैं। प्रोमिनेंट एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्यूटेन। ये क्यूटेन आपको पता है कहाँ पर पाई जाती है, लीफ की सरफेसेस के ऊपर ये पाई जा रही होती है। अगर आपको याद हो तो आपने क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन पढ़ा था। और दूसरे नंबर पर था सुबरिन। सुबरिन भी हमारे पास एक वैक्स है जो कि बेसिकली कहाँ पर पाई जा रही थी, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में पाई जाती हैं। ठीक हो गया। ये हमने एपोप्लास्टिक पाथवे में भी पढ़ा हुआ है। फिर लैनोलिन एंड पैराफिन्स। ये जो पैराफिन्स जो होते हैं ना, दे आर द आर्टिफिशियल, यानी ये सिंथेटिक होते हैं। ठीक हो गया, ये नेचुरली नहीं पाए जा रहे होते। दूसरी कैटेगरी आती है कंपाउंड एंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में प्रोमिनेंट एग्जांपल है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स का फंक्शन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। तीसरे नंबर पे हमारे पास ग्रुप आता है दैट इज़ ड्राइव लिपिड्स। ड्राइव लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जो कि कंपाउंड लिपिड्स या फिर सिंपल लिपिड्स की कम्बिनेशन से बनाए गए हैं। ड्राइव लिपिड में सबसे प्रोमिनेंट मेंबर होता है हमारे पास टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स बेसिकली एक कलेक्शन है, किसकी कलेक्शन है कि इसमें हमारे पास मेंबर्स हैं जो कि कहाँ से किससे मिलकर बने हुए हैं, आइसोप्रीनॉइड यूनिट से मिलकर बने हुए हैं।
याद रखिएगा टर्पिनॉइड्स का जो यूनिट होता है ना दैट इज़ आइसोप्रीन यूनिट। और आइसोप्रीन यूनिट बेसिकली क्या है कि दैट इज़ एक्चुअली द 5 कार्बन कंपाउंड। अगर आप गौर करो तो यहाँ पर ये 5 कार्बन आएंगे जी। कैसे? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। तो जो टर्पिनाइड्स होते हैं दीज आर द कलेक्शन ऑफ द आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। ये आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं। अब आइसोप्रीनॉइड यूनिट क्या है कि दैट इज एक्चुअली द 5 कार्बन कंपाउंड जिसमें ये चीज़ आती है जी। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि कार्बन नंबर 1, 2 एंड कार्बन नंबर 4, 5 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, बाकी किसी के पास डबल बॉन्ड नहीं है। ये चीज़ एक और बात याद रखिएगा कि ये टर्पिनॉइड्स वाहिद हमारे पास लिपिड्स का मेंबर है जो कि क्या करता है, अंडरगो पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा कोई भी मेंबर पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता लिपिड्स का। और ये पॉलीमराइज करके क्या बनाता है, या तो ये रबड़ बना देगा या फिर क्लोरोफिल की टेल बना देगा। और इसी तरीके से विटामिन जो ए है वो भी बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, आइसोप्रीनॉइड यूनिट से। एक और बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर कि ये जो टर्पिनॉइड्स होते हैं ना, टर्पिनॉइड्स, इनके अंदर भी कोई फैटी एसिड नहीं होता। नो फैटी एसिड, कोई फैटी एसिड नहीं होता। दो ग्रुप्स हैं, स्टीरॉइड्स एंड टर्पिनॉइड्स। स्टीरॉइड एंड टर्पिनॉइड्स बोथ लैक फैटी एसिड्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर ड्राइव लिपिड का दूसरा जो मेंबर है दैट इज स्टीरॉइड्स। ठीक हो गया। अब ये स्टीरॉइड्स हमारे पास क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स भी बेसिकली हमारे पास लिपिड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। ये स्टीरॉइड्स जो होते हैं ना, स्टीरॉइड्स, ये बेसिकली कलेक्शन होती है किसकी, ये स्टीरॉइड इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ 4 फ्यूज्ड रिंग्स, 4 फ्यूज्ड रिंग्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टीरॉइड्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये 4 फ्यूज्ड रिंग्स जो होते हैं ये कितने कार्बन्स पर मुश्तमिल होते हैं, ये 17 कार्बन्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये MCQ भी आता है पेपर में। स्टीरॉइड 4 फ्यूज्ड रिंग्स पर मुश्तमिल होते हैं और 17 कार्बन इसमें पायेदार होते हैं। अब आप गौर कर लो तो हमारे पास रिंग्स कौन से आते हैं, ABCD, ये 4 रिंग्स हमारे पास आ गए। और कार्बन हमारे पास कितने हैं, 17 कार्बन है, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक हो गया जी। ना अगले नंबर पर ये जो स्टीरॉइड्स होते हैं ना, इनका फंक्शंस क्या है, इनका फंक्शंस ये होता है नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर तो स्टीरॉइड्स जो होते हैं ना, ये कौन सी विटामिन बनाते हैं, ये विटामिन D बनाते हैं, दे फॉर्म विटामिन D। ठीक हो गया, ये बनाते हैं। और इसके अलावा ये क्या बनाते हैं, ये बेसिकली दीज आर द प्रीकर्सर्स ऑफ हॉर्मोन्स, प्रीकर्सर्स ऑफ हॉर्मोन्स। और कौन से हॉर्मोन, स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स, स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स का ये प्रीकर्सर्स होते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पर, जस्ट लाइक ये देखिएगा, ये है हमारे पास एग्जाम्पल। किस किस की एग्जाम्पल है जी, यहाँ पर ये है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में आप देखें तो हमारे पास, अच्छा कोलेस्ट्रॉल हो, टेस्टोस्टेरोन हो, एल्डोस्टेरोन हो, इन तीनों में अगर आप देखें तो 4 आपको रिंग्स मिलेंगे। रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3, रिंग नंबर 4। ठीक है। फिर रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3, रिंग नंबर 4, रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3 एंड रिंग नंबर 4। तो 4 रिंग्स आपको कॉमन मिलेंगे सबके अंदर। हाँ, कोलेस्ट्रॉल में क्या करता है, ये एक फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, एडिशनल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन में हमारे पास मिथाइल आ जाएगा और एल्डोस्टेरोन में हमारे पास क्या करेगा, ये फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। रिमेंबर दैट, यहाँ पर मैं ये वाली बात लिख दूँ कि दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन है। ठीक हो गया। सो दीज आर द स्टीरॉइड्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं। और स्टीरॉइड्स की प्रोमिनेंट एग्जांपल है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपने पढ़ा हुआ है कहाँ पर, ये डाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ना है कोलेस्ट्रॉल। क्या पढ़ना है डाइजेशन वाले चैप्टर में, आपने ये वाली बात पढ़नी है कि ये हमारे बाइल का कंपोनेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। अगर आपको याद हो तो कोलेस्ट्रॉल इज़ एक्चुअली द कंपोनेंट ऑफ बाइल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाइल सॉल्ट। ठीक हो गया।
ये हम कहाँ पर जाकर पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे डाइजेशन वाले चैप्टर में। ठीक हो गया। एंड द लास्ट वन इज़ हमारे पास ड्राइव लिपिड्स की जो आखिरी जो एग्जाम्पल आती है दैट इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली क्या होते हैं, एराकिडोनिक एसिड्स से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ना हमारे पास, प्रोस्टाग्लैंडिन ये बेसिकली क्या होता है, अराकिडोनिक एसिड से ही ड्राइव हुआ होता है। अब ये अराकिडोनिक एसिड क्या है, दैट इज़ एक्चुअली टेट्रा अनसेचुरेटेड 20 कार्बन फैटी एसिड। मीन्स दैट ये एक ऐसा फैटी एसिड है जिसमें 20 कार्बन्स हैं और कितने डबल बॉन्ड हैं, इसके पास 4 डबल बॉन्ड हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर भी ये वाली चीज़ बतानी है, दैट इज़ अराकिडोनिक एसिड। अराकिडोनिक में अगर आप देखें तो हमारे पास कितने डबल बॉन्ड हैं, लेट मी जूम इन, मैं इसे जूम कर लूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। कितने डबल बॉन्ड आते हैं, नंबर 1 ये पहला डबल बॉन्ड आ गया, फिर ये दूसरा डबल बॉन्ड आ गया, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 हमारे पास डबल बॉन्ड हैं जी। चलो ये देख लीजिएगा, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा, 4 डबल बॉन्ड है। और ये बेसिकली कितने कार्बन पर मुश्तमिल है, इसके अंदर कार्बन की तादाद कितनी है, 20 कार्बन की तादाद है। सो दैट इज़ एक्चुअली द अराकिडोनिक एसिड्स। ठीक हो गया जी, ये है अराकिडोनिक एसिड। अब मैं बात करता हूँ अराकिडोनिक एसिड ये कहाँ पर पाए जाते हैं जी बच्चे जी ये पाए जा रहे होते हैं जी एवरी ममेलियन सेल के अंदर ये पाए जा रहे होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है कि दे एक्ट एज अ लोकल हार्मोन, ये लोकल हार्मोन के तौर पर काम करते हैं। बेसिकली इसके वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं, इनमें से कुछ जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर को रेज करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि ब्लड प्रेशर को डाउन कर देंगे। तो मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया कि दे रेगुलेट ब्लड प्रेशर। इसी तरीके से कुछ हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे होते हैं जो कि फीवर को इंड्यूस करवाते हैं और कुछ इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो प्लेटलेट्स की रेगुलेशन भी करवा रहे होते हैं, जो कि प्लेटलेट्स आपको पता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में किरदार अदा करते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में या प्लेटलेट्स की रेगुलेशन में प्रोस्टाग्लैंडिन काम करते हैं। तो रिमेंबर दैट ये हमारे पास था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द लिपिड, जिसमें मैंने आपको लिपिड्स की क्लासिफिकेशन बता दी है। अच्छा एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर लिपिड्स की क्लासिफिकेशन जो है ना, इसमें हमारे सिलेबस में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। स्टेरॉइड्स हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, टर्पिनॉइड्स हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, और वैक्सेस हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, और प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे सिलेबस में शामिल। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 चीज़ें शामिल हैं, असाइल कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड शामिल है बस। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मैंने क्यों बताए हैं, ये इसलिए बताए हैं ताकि लिपिड्स के फंक्शंस के बारे में मैं बता सकता हूँ कि लिपिड्स का फंक्शन क्या है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, असाइल कोलेस्ट्रॉल की, ये हमारे सिलेबस में शामिल है। असाइल कोलेस्ट्रॉल के होते क्या हैं जी, असाइल कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या होते हैं जी, हमारे पास मैंने लफ्ज़ों को ना ब्रेक किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, क्योंकि मैं इनका मतलब बता दूं। असाइल का मतलब क्या होता है, असाइल का मतलब होता है फैटी एसिड्स। जहाँ पर वर्ड असाइल आएगा इसका मतलब होगा रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। और ग्लेस्ट्रॉल किसे हम बोलते हैं, 3 कार्बन अल्कोहल को। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया है, जहाँ पर भी वर्ड ग्ले आएगा या जहाँ पर भी वर्ड क्या आएगा जी, एसीटोन आएगा, या जहाँ पर वर्ड प्रोपेन से आएगा, तो बच्चे जी वहाँ पर आपने ये वाली बात समझनी है कि यहाँ पर 3 कार्बन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ग्लेसरोल, अब यहाँ पर एंड पे ओल आ गया है, चूँकि यहाँ पर एंड पे सफिक्स ओल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दैट इज़ एक्चुअली अल्कोहल। तो 3 कार्बन अल्कोहल, तो ग्लेसरोल इज़ एक्चुअली 3 कार्बन अल्कोहल। ना फैटी एसिड और 3 कार्बन अल्कोहल अगर आपस में मिल जाएं, हम इन्हें क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे असाइल ग्लेसरॉल। और ये आपस में मिलते कैसे हैं, वाया ईस्टर के ज़रिए से आपस में मिलते हैं। चलो देखते जाओ, मैं यहाँ पर अल्कोहल बना ली हुई है। यहाँ पर कैसी अल्कोहल है जी, चलो देखते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो 3 कार्बन आ गए। अब 3 कार्बन के साथ हमारे पास क्या चीज़ आ चुकी है जी, यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ आ चुकी है कि जी पहला OH, दूसरा OH और तीसरा OH, 3 OH मिल चुके हैं हमारे पास। तो हम इसे क्या बोलेंगे जी, OH वाली स्पीशी को हम बोलते हैं अल्कोहल। तो 3 कार्बन वाली अल्कोहल, इसे हम क्या बोलेंगे जी, ग्लेसरॉल। क्या बोलेंगे, ग्लेसरॉल। अब इसके सामने मैंने क्या लगा दिए हैं जी, इसके साथ मैंने लगा दिए फैटी एसिड नंबर 1, फैटी एसिड नंबर 2 एंड फैटी एसिड नंबर 3। 3 फैटी एसिड्स लगा दिए हैं। याद रखिएगा कि जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, फैटी एसिड्स बच्चे जी, वो जो फैटी एसिड होते हैं ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनके अंदर ये वाला ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। इस वाले मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स बोलते हैं। तो 3 कार्बन के सामने 3 फैटी एसिड्स लगा लिए हैं ना। अब ये आपस में क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। अब ये आपस में पेयरिंग कैसे करते हैं, गौर करिएगा। यहाँ पर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आते हैं, ये आपस में कैसे मिलेंगे।
मुझे यहाँ पर वीडियो पॉज करके बताइएगा कि OH कहाँ से निकलेगा और हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, ये चीज़ देखिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब ये दोनों आपस में ईस्टर्स बनाते हैं ना, तो व्हाट हैपन्स, एसिडिक पार्ट से OH, यहाँ से क्या निकलेगा OH, और अल्कोहल वाला क्या करेगा जी, हाइड्रोजन डोनेट करेगा। यहाँ से OH एसिडिक पार्ट से और अल्कोहलिक पार्ट से OH से खाली H निकलेगा। तो ये आपस में क्या कर लेंगे जी, पेयरिंग बना लेंगे। जब ये आपस में पेयरिंग बनाएंगे तो व्हाट वुड हैपन, ये क्या करेंगे जी, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे एक एक। तो टोटल कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल वाटर के 3 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ -3H2O। इसका मतलब यह है कि 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ये जो कार्बन है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है, ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा जी, पेयर अप हो जाएगा। और जब ये पेयर अप हो जाएगा, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड ईस्टर। ठीक है। सो आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास एक ऐसी स्पीशी आ जाएगी, और वो स्पीशी क्या होगी, ये देखिएगा ज़रा। ये हमारे पास सारे का सारा पार्ट आया कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक हो गया, यानी फैटी एसिड से, और बाकी जो सारा पार्ट है कहाँ से है, अल्कोहल से। तो रेड कलर में जो पोर्शन लिखा हुआ है दैट इज़ एक्चुअली द अल्कोहल, और अल्कोहल के साथ आकर ये चीज़ जुड़ गई है। अब इस बॉन्ड को मैं क्या बोलूँगा, इस बॉन्ड को मैं बोलूँगा दीज आर नोन एज द ईस्टर्स। यहाँ पर कितने ईस्टर्स बन चुके हैं, वी हैव 3 ईस्टर्स। हमारे पास 3 ईस्टर बन चुके हैं, ईस्टर नंबर 1, ईस्टर नंबर 2 एंड ईस्टर नंबर 3। तो 3 ईस्टर्स यहाँ पर बन चुके हैं। अब चूंकि यहाँ पर 3 ईस्टर बन चुके हैं, तो जो नई स्पीशी बनी है, जो नया कंपाउंड बना है, मैं इस कंपाउंड को बोलूँगा, आई वुड नेम इट एज मैं इसे बोलूँगा ट्राइग्लिसराइड्स। क्या बोलूँगा, ट्राइग्लिसराइड्स। आई वुड नेम इट एज अ ट्राइग्लिसराइड। और बच्चे जी ट्राइग्लिसराइड को हम एक और नाम देते हैं, वी नेम देम द न्यूट्रल लिपिड्स। हम इन्हें नाम देंगे किस चीज़ का, न्यूट्रल लिपिड्स का नाम देंगे। क्यों न्यूट्रल लिपिड्स का नाम क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी OH थे वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो चुके हैं जी, वो सारे के सारे यूज हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, मैं इसे ट्राइग्लिसराइड क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड और 3 फैटी एसिड आपस में मिले हैं, तो दैट्स वाई मैं इसे बोलूँगा ट्राइग्लिसराइड। बट अगर हमारे पास सिर्फ एक ही फैटी एसिड जुड़ा होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड्स। अगर 2 जुड़े हुए होंगे मैं इसे बोलूँगा डाइग्लिसराइड या बाइग्लिसराइड, और अगर 3 जुड़े हुए हैं तब मैं इसे क्या बोलूँगा, ट्राइग्लिसराइड्स बोलूँगा। ठीक हो गया जी। नाउ ये हमारे पास आते हैं जी ट्राइग्लिसराइड विच इज़ द मेंबर ऑफ द असाइल ग्लिसरॉल। याद रखना ट्राइग्लिसराइड के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ईस्टर फॉर्मेशन या ईस्टेरिफिकेशन। तो यहाँ पर मैं ये लफ्ज़ लिखने लगा हूँ, ईस्टर फॉर्मेशन को हम एक और नाम देते हैं, वी नेम इट एज अ ईस्टेरिफिकेशन। ठीक हो गया। अब ये वाली बात आपको पता है कि ईस्टर का मतलब क्या होता है। ईस्टर आपको पता है कैसी स्पीशी को बोलते हैं, RC⋯OR। इस वाले फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं जी, ईस्टर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये ईस्टर्स की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है। अब मैं आपसे ये वाली बात पूछता हूँ कि आप में से किसी ने ट्राइग्लिसराइड्स देखे हुए हैं। आप बोलोगे जी सर हमने देखे हुए हैं ट्राइग्लिसराइड्स। मैं पूछूंगा कहाँ पर, तो आप बोलोगे कि सर ये जो एनिमल फैट होता है ना, एनिमल जो फैट होता है वो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स ही होता है। हमारी ये जो फैट होता है ना, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये अंडर स्किन पाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम करते क्या हैं, जब भी हम किसी जानवर को ज़िबा करते हैं तो उसकी खाल के नीचे वाइट कलर की एक लेयर होती है। वो जो वाइट कलर की जो लेयर होती है ना, वो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स ही होते हैं। और ट्राइग्लिसराइड्स का फंक्शन क्या है कि ट्राइग्लिसराइड्स वहाँ पर स्किन के नीचे इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और प्लस एनर्जी सोर्स के तौर पर किरदार अदा करते हैं। यानी ये थर्मो रेगुलेशन में भी किरदार अदा करते हैं, इंसुलेशन में भी, एनर्जी सोर्स कैसे होता है कि जो हम क्या कर रहे होते हैं, डाइटिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर यही बेसिकली चर्बी को पिघला रहे होते हैं। तो जो लोग मोटे लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये ट्राइग्लिसराइड्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। ये हमारे एडिपोज टिश्यू हमारी स्किन के नीचे मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमने बात करनी है किसकी, कि फैटी एसिड्स की। तो बच्चे जी फैटी एसिड्स हमारे पास कुछ फैटी एसिड हैं, यहाँ से पेपर में MCQs आ रहे होते हैं। ये फैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास हमारी बुक में आता है लॉरिक एसिड, कोकोनट ऑयल में पाया जाता है, 12 कार्बन है इसमें। ठीक हो गया। फिर आता है
कि मिरिस्टिक एसिड बटर फैट में पाया जाता है और 14 कार्बन है हमारे पास। फिर पाल्मिटिक एसिड ये चीज़ होती है जी। पाल्मिटिक एसिड मोस्ट फैट्स एंड ऑयल में पाए जाते हैं, ये है 16। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड, ये चीज़ याद रखिएगा। हमारी बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड्स पाए जाते हैं ना, उनमें ज़्यादातर जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, उनमें कार्बन एटम की तादाद 16 से लेकर 18 तक होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। 16 से लेकर 18 कार्बन वाले जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा पाए जा रहे होते हैं। अब ये फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बच्चे जी, सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको पता ही है कि इनके दरमियान में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान में अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा हम इसे बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड पाया जा रहा होता है। और याद रखिएगा, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 पाए जाएंगे। याद रखिएगा 6 से ज़्यादा नहीं होंगे ये डबल बॉन्ड। ठीक हो गया जी। नाउ अब ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दे आर ऑफ स्ट्रेट चेन, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं दे आर ऑफ ब्रांच चेन्स। ये चीज़ याद रखनी है आपने। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं दैट्स वाई ये होते क्या हैं जी, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होंगे, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर। आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपने घरों पर जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो अनसैचुरेटेड होता है, वो सर्दियों में भी जमता नहीं है, बल्कि वो सर्दियों में भी लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा होता है। लेकिन जो घी वगैरह होता है वो बेसिकली जैसे ही टेम्परेचर ठंडा होता है तो वो जम जाता है। अब ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इनको हम कहाँ से हासिल करते हैं, एनिमल से हासिल करते हैं। इनका सोर्स ही एनिमल होता है। जस्ट लाइक एनिमल से दूध हासिल किया और दूध से हमने वो प्रोडक्ट बना ली, घी बना लिया। जबकि अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं इनका सोर्स क्या होता है, प्लांट। प्लांट से हमने क्या कर लिया, जस्ट लाइक कैनोला ऑयल ले लिया, सनफ्लावर ऑयल ले लिया, तो ये सारे के सारे हम इस्तेमाल करते हैं ना। अब हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की और सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जाम्पल क्या है। सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल मैंने आपको बता दी, लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड। ये चीज़ याद रखनी है, पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन है जबकि स्टीरिक एसिड में 18 है। ठीक हो गया। अच्छा, ये याद रखिएगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम जितने भी पढ़ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर 18 कार्बन वाला है, सिवाय अराकिडोनिक एसिड को छोड़ के। ठीक हो गया। हमारे पास आता है ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड बेसिकली ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 18 कार्बन होते हैं। और इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे जी, ज़रा गौर कर लेना। इसमें डबल बॉन्ड कितने होंगे, इसमें एक ही डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट कंटेन्स ओनली 1 डबल बॉन्ड। ठीक हो गया। तो हम इसे बोलेंगे जी मोनो अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे, मोनो अनसैचुरेटेड। ठीक है। ये पेपर में पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो अनसैचुरेटेड, तो आपने बताना ऑलिक एसिड। लिनोलिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, 1 और 1 2। ठीक हो गया। तो 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, हम इसे बोलते हैं बाय या डाई अनसैचुरेटेड। जबकि लिनोलैनिक एसिड जो होता है इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड पाए जा रहे होते हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड पाए जा रहे होते हैं। हम इसे पोली बोलते हैं जी। क्या बोलेंगे, पोली। ठीक हो गया। ये लिनोलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड, ये आपने अक्सर सुना होगा कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 ऑयल सुने होंगे आपने, ये बेसिकली वही होते हैं। और लास्ट में मैंने अराकिडोनिक एसिड तो आपको बता दिया। ठीक हो गया कि अराकिडोनिक एसिड में कितने हमारे पास डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, 4। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। ठीक हो गया जी, ये चीज़ अराकिडोनिक एसिड। ठीक हो गया ना। दैट वाज अबाउट द असाइल ग्लिसरॉल। ये असाइल ग्लिसरॉल होते हैं जी। अच्छा, एक एमसीक्यू बता दूं कि यहाँ पर कितने ईस्टर्स आते हैं जी। ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि असाइल ग्लिसरॉल में हमारे पास 3 ईस्टर्स होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ईस्टर नंबर 1, ईस्टर नंबर 2, ईस्टर नंबर 3, 3 ईस्टर होते हैं। अब अगले नंबर पर हमारे पास बात आती है दैट इज़ फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फैटिडिक एसिड। फॉस्फैटिडिक एसिड क्या होता है, फॉस्फैटिडिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें हमारे पास क्या हो जाएगी जी, एक हमारे पास ग्लिसरॉल होगी जी, 3 कार्बन अल्कोहल होगी जी, नंबर 1। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या होगा, 2 फैटी एसिड्स होंगे जी। और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या होगा, थर्ड जो पार्ट होगा दैट वुड बी ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। इसके पास फॉस्फेट ग्रुप होगा। चलो जी, अब मैं काउंट कर लेता हूँ। ये है पहला ग्लिसरॉल, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड और चौथा हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं।
3 टाइप्स के मॉलिक्यूल, जबकि टोटल 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये हमारे पास चूँकि यहाँ पर 2 फैटी एसिड हैं, इसीलिए हम इनको एक और नाम देते हैं, हम इनको बोलते हैं डाइग्लिसराइड्स। क्या बोलेंगे? डाइग्लिसराइड्स। वी नेम इट एज अ डाइग्लिसराइड्स। ये डाइग्लिसराइड्स होते हैं। अब मैंने इसको बनाना है क्या चीज़? इसको मैंने बनाना है फॉस्फैटिडिक एसिड। तो मैं फॉस्फैटिडिक एसिड क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरे पास तीसरा फैटी एसिड होगा ना, यहाँ पर ये जो तीसरा फैटी एसिड है, इसको मैं क्या कर दूँगा, रिमूव कर दूँगा। जब मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लगा देता हूँ, फॉस्फेट ग्रुप लगा देता हूँ। ये फॉस्फेट ग्रुप किसकी फॉर्म में मैं लगाऊंगा? याद रखिएगा, ये जो फॉस्फेट ग्रुप होगा ये किसकी फॉर्म में होगा? H3PO4 की फॉर्म में होगा। H3PO4 की फॉर्म में ये होगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या कि फॉस्फोरस से क्या चीज़ निकलेगी जी? OH। और यहाँ से अल्कोहल से क्या चीज़ निकलेगा? एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, अल्कोहल के अंदर क्या चीज़ लगी हुई है जी? ये है जी, अल्कोहल के साथ क्या चीज़ जुड़ा होता है? O, और यहाँ पर आती है H। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल से हाइड्रोजन निकलेगा एज यूजुअल, और फॉस्फेट ग्रुप से OH निकलेगा। तो बच्चे जी यहाँ पर क्या चीज़ बन जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होगा, और फॉस्फेट किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा। अभी तक कितने ईस्टर बने हुए हैं? ईस्टर नंबर 1, ईस्टर नंबर 2, और ये थर्ड ईस्टर बन जाएगा। जब ये ईस्टर बन जाएगा, मैं इसे बोलूँगा फॉस्फैटिडिक एसिड। मैं दोबारा बता देता हूँ कि फॉस्फैटिडिक एसिड में हमारे पास कितनी टाइप्स के मॉलिक्यूल हैं? 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल हैं। इस वाले फार्मूले को मैं बोलूँगा क्या, फॉस्फैटिडिक एसिड। ठीक हो गया ना। अब ये है फॉस्फैटिडिक एसिड, मुझे तो चाहिए फॉस्फोलिपिड, तो मैं फॉस्फोलिपिड के साथ क्या चीज़ लगा दूंगा, यहाँ पर मैं एक नया स्ट्रक्चर लगा दूंगा। इस नए स्ट्रक्चर को मैं नाम दूंगा दैट इज़ नोन एज द कॉलिन। मैं इस नए स्ट्रक्चर को लगा दूंगा कॉलिन। कॉलिन में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, ज़रा गौर कर लेना। कॉलिन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ये कार्बन होते हैं, और इसके साथ OH ग्रुप लगा होता है। अब ये होता क्या है जी, कॉलिन में से OH निकलता है और फॉस्फोरस में से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, यहाँ पर चौथा वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि एक यहाँ पर रिलीज हुआ था, दूसरा यहाँ पर, तीसरा अभी मैंने रिलीज किया, और चौथा अब रिलीज हो गया। और एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या करता है, कॉलिन फॉस्फोरस के साथ जाकर जुड़ जाता है। जब ये फॉस्फोरस के साथ जाकर जुड़ जाता है तो बच्चे जी ये एक कंपाउंड बना देता है। इस कंपाउंड को मैं नाम देता हूँ, एक नया कंपाउंड बन जाता है। इस कंपाउंड को मैं नाम दे देता हूँ दैट इज फॉस्फैटिडाइल कॉलिन। इसे मैं नाम दूंगा फॉस्फैटिडाइल कॉलिन। फॉस्फैटिडाइल कोलिन मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये फॉस्फैटिडिक एसिड की डेरिवेटिव थी। अब ये फॉस्फैटिडाइल, ये जो बना था, इट वॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे का सारा फॉस्फैटिडिक एसिड है। तो फॉस्फैटिडिक एसिड के साथ अगर मैं कोलिन लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा फॉस्फैटिडाइल कोलिन। ठीक हो गया जी। अब ये जो फॉस्फैटिडाइल कोलिन है, इसका एक दूसरा नाम होता है दैट इज आल्सो नोन एज द लेसिथिन। इसे मैं एक और नाम देता हूँ, लेसिथिन नाम देता हूँ। ठीक है। अब पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिन, कॉलिन एक्चुअली में क्या होती है। तो आप बताओगे कि सर कॉलिन जो होती है वो बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होती है, दैट इज नाइट्रोजिनस बेस। ये नाइट्रोजिनस बेस होती है। ठीक हो गया। याद रखिएगा यहाँ पर कॉलिन के अलावा और भी नाइट्रोजिनस बेसिस मिल सकती हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर सेरीन भी मिल सकती है, एक अमाइनो एसिड है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या चीज़ मिल सकता है, इनोसिटोल मिल सकता है। और इसी तरीके से क्या बन सकता है, एथेनल अमीन। एथेनल अमीन भी यहाँ पर आकर जुड़ सकता है। तो 4 नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर आकर जुड़ सकती हैं, और ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, फॉस्फोलिपिड। मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ना, ये एक बड़ी कैटेगरी है जिसका प्रोमिनेंट मेंबर है हमारे पास लेसिथिन या फॉस्फैटिडाइल कोलिन।
ठीक हो गया। अब ये जो फॉस्फैटिडिक, ये जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड बना है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है कि हमारे पास एक हेड रीजन आ जाता है और हमारे पास एक टेल रीजन आ जाता है। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि टेल रीजन कौन बनाता है। तो याद रख लेना, टेल रीजन बनाता है हमारे पास फैटी एसिड नंबर 1 एंड फैटी एसिड नंबर 2। तो फैटी एसिड नंबर 1 और फैटी एसिड नंबर 2 मिलकर क्या बनाते हैं? टेल बनाते हैं। बाकी जो सारा स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास ग्लिसरॉल आता है, जिसमें हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप आता है, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ना, ये सारे का सारा क्या बना देते हैं जी? ये हमारा हेड बना देता है। क्या बना देता है? हेड बना देता है। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो हेड होता है ना, हेड, ये क्या होता है? इसका जो करैक्टर होता है दैट इज़ पोलर, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये वाटर सोल्यूबल होता है। याद रखिएगा, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है कि दैट इज़ वाटर सोल्यूबल, ये पानी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से सोल्यूबल हो जाता है। ठीक हो गया। जबकि हाइड्रोफोबिक करैक्टर ऐसा करैक्टर होता है कि ये क्या हो जाता है? वाटर इनसोल्यूबल हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऊपर वाला हेड जो है वो हमारे पास वाटर सोल्यूबल है, और टेल जो है दैट इज़ वाटर इनसोल्यूबल। ऐसा क्यों है? तो आपने बताना है कि पोलर जो नेचर आती है वो किसकी वजह से आती है? वो आती है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से पोलर नेचर आ जाती है। ठीक है। जबकि टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक हो जाती है, वाटर इनसोल्यूबल हो जाती है। किसकी वजह से आती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फैटी एसिड्स की वजह से आती है। ठीक होगा। और आपको पता है फैटी एसिड्स सारे के सारे वाटर इनसोल्यूबल हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आई हुई है? यहाँ पर हमारे पास एक बेंड आ गया है। बेंड आ गया कि नहीं आ गया? ये जो बेंड होता है ना, हम इसे बोलते हैं सिस। क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे सिस। और ये बैंड पता किसकी वजह से है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसकी वजह से ये बैंड आ गया है। अब अगर आप गौर करो तो फॉस्फोलिपिड का एक हेड हमारे पास, यानी एक एंड पोलर है और दूसरा एंड नॉन पोलर है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं एम्फीपैथिक। ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं एम्फीपैथिक। अब ये एम्फीपैथिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक साइड पर पोलर और दूसरी साइड पर नॉन पोलर स्ट्रक्चर हो, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एम्फीपैथिक। अब ये कंपाउंड हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं? बिकॉज दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये वाली बात आपने अपने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले यूनिट में पढ़ी हुई है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली कुछ इस तरह की होती है। आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? हाँ, लिपिड बायलेयर का स्ट्रक्चर आपने ये वाली बात पढ़ी थी कि हमारे ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ये किससे मिलकर बनती हैं जी? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती हैं। अब ये कर क्या रहे होते हैं? ये हमारे सेल की फ्लूइडिटी को, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बरकरार रख रही होती हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आती हैं जी? प्रोटीन्स आती हैं। ठीक हो गया। तो फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर मेम्ब्रेन्स। सो इट वाज अबाउट द लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया लिपिड्स का इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर आपको बताया कि लिपिड्स जो होते हैं कि ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं और इनको क्लासीफाई फिजिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद पर किया जाता है। हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं। ठीक हो गया। दीज आर द हाई एनर्जी कंपाउंड। फिर मैंने बता दिया था, इसकी एग्जांपल दी, फिर क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर दी, फिर हमने प्रोमिनेंट मेंबर्स के बारे में बात की। हमारे सिलेबस में असाइल ग्लिसरॉल हैं और क्या चीज़ें हैं? फॉस्फोलिपिड्स हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। अगला लेक्चर मेरा होगा न्यूक्लिक एसिड्स का, और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में इंशाल्लाह वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। विश यू गुड लक बच्चे जी। अल्लाह हाफ़िज़।